दोस्तों, आपने एक जिक्र सुना होगा, अक्सर जब भी हुकूमतें जा रही होती हैं वो इसका ज़िम्मेदार गैर मुल्की क़ुव्वतों को ठहरा देती हैं। अब इसमें हकीकत है या फसाना है, आज इस हवाले से बात करेंगे। गैर मुल्की क़ुव्वतें किसी भी एक मुल्क के लीडर को या हुकूमत को क्यों हटाना चाहेंगी और इस बारे में माजी क्या कहता है। दो चीज़ें हैं जिसके हवाले से आज हम थोड़ी सी बहस करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको पपेट हुकूमत कहा जाता है, एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको एलाय गवर्नमेंट कहा जाता है। पपेट हुकूमत यानी कि कठपुतली हुकूमत किस किस्म की हुकूमत होती है और एलाय यानी कि इत्तहादियों की हुकूमत किस किस्म की हुकूमत होती है, और वेस्टर्न पावर्स या कोई और मुल्क या तीसरी कुव्वत किस तरह एक मुल्क के अंदर हुकूमत को या उस हुकूमत में मौजूद किसी एक ख़ास लीडर को हटाना चाहता है और इस हवाले से माजी क्या कहता है। आज कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पपेट गवर्नमेंट की या पपेट लीडर्स की या एक कठपुतली हुकूमत की या कठपुतली लीडर की। कठपुतली हुकूमत या लीडर से मुराद ये है कि किसी भी एक मुल्क के अंदर एक ऐसा सेटअप हो, एक ऐसी गवर्निंग या रूलिंग पोजीशन पर बैठा कोई लीडर हो जिसको जब उसका मास्टर चाहे, जिसको जब उसका डिक्टेटर चाहे कुछ डिक्टेट करे और वो उसके ऊपर मेनवन ऐसे ही अमल करे। अब उसमें वहाँ पर मौजूद कोई एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वहाँ पर मौजूद कोई एक ख़ास ताकतवर पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, वहाँ की मिलिट्री हो सकती है, वहाँ की जुडिशरी हो सकती है, वहाँ का कोई ख़ास ग्रुप हो सकता है, कोई सेक्ट हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा कॉर्नर जिस कॉर्नर पे वेस्टर्न पावर्स को या ताकतवर ममालिक को यूँ लगने लग जाए कि हम इस पे तकिया कर सकते हैं या इसे इन्हसार कर सकते हैं या हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चुनाचे वो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ये मेक श्योर कराते हैं कि वो आपका ताबे ही रहे और आपके लिए जानते हुए कि वो एक पपेट है, पपेट के तौर पे काम करे, एक कठपुतली के तौर पे काम करे और एग्जैक्ट वैसा ही करे जैसा कि उसको मामलात के अंदर करने के लिए कहा जाए। वो डे टू डे हो, वो मंथ टू मंथ हो, वो क्वार्टर टू क्वार्टर हो, वो ईयर टू ईयर हो, जिस तरह जब जो जहाँ जैसे कहे आपको करना होगा। अच्छा, अब इसके लिए दो तीन तरीके हैं जिससे वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। कौन? वेस्टर्न पावर्स या वेस्टर्न कुव्वतें। एक तरीकाकार ये है कि उस मुल्क या उस खित्ते के अंदर इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी क्रिएट कर दो कि आपको उस अनसर्टिनिटी को सामने रखते हुए कुछ ऐसा करना पड़े, कुछ जवाब बनाना पड़े जिसकी वजह से वो बंदा इक़्तिदार में आ जाए या वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाए अगर वो इक़्तिदार में ना हो, और जो मौजूदा है उसको हटा दिया जाए। उसके लिए तारीख़ बताती है कि 2 से 3 तरीक़ाकार हैं। एक ये है कि आप वहाँ पे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी कायम कर दें, आप वहाँ पे इक्तसादी तौर पे ऐसा बहरान पैदा कर दें कि यूँ गुमान होने लग जाए, यूँ पता लगने लग जाए लोगों को कि अब इस हुकूमत का या इस मौजूदा सेटअप का कुछ नहीं बचा, तबाही ही तबाही है। दूसरा ये है कि आप वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला इस हद तक ख़राब कर दें कि लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाए, लोगों को ये डर लगने लग जाए कि अब हम महफूज हाथों में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तीसरा ये कि वहाँ पे आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले आए, आपको पता ही ना हो कि आपका लीडर ये है या वो है, ये सही है या वो सही है, या आप इन सारी चीज़ों को एक साथ अप्लाई कर दें। सो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो है वो गैर यकीनी सी, गैर महफूज सी सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी और एक जवाब बन जाएगा कि मौजूदा हुकूमत को हटा के नए सेटअप को ले आएँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है भाई कि ये करते क्यों हैं ऐसे, और ये कौन सी इस वक्त मौजूदा मिसालें हैं जो ऐसे कर रही हैं या ऐसे चल रही हैं, या कुछ मादी की मिसालें भी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये करते क्यों हैं? उसके लिए कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है जिसको समझने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी आके बैठे, उनकी मर्ज़ी का बंदा जिसको कहा जाता है, वो करप्शन करे, वो लूट मार करे, वो उनके लिए यहाँ से यानी कि उस मुल्क से जो कि ऑलरेडी पिसा हुआ है, क्योंकि ऐसे ममालिक ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड या तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, वो लूट मार करके यही पैसा यहाँ से इकट्ठा करेगा और वेस्टर्न ममालिक में या ताकतवर मुल्कों में भेज देगा या वहाँ पे पैसे को पार्क कर देगा, वहाँ के बैंकों के अंदर पैसे को डिपॉजिट करा देगा। वो चाहे स्विस बैंक हो, वो ब्रिटेन बैंक्स हो, या वो अमेरिकन बैंक्स हो, या वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो वगैरह वगैरह, वहाँ पे पैसा पहुँचा देगा। अब मज़े की बात यह है कि जितने भी वेस्टर्न या यूरोपियन ममालिक हैं, ये
وہاں پر بیٹھے اینٹی منی لانڈرنگ رولز کے تحت کام کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالا، ایران کو ڈالا، بہت سارے اور ممالک کو ڈالا، اس لیے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے پیسے کی ریل پیل کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ وہ جاتا ہے پیسہ، جس جگہ پر، اس کے حوالے سے آج تک کوئی لب کشائی وہ نہیں انہوں نے کی، نہ وہ کریں گے، کیونکہ یہ پیسے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں سے لوٹیں اور ان کے ملکوں میں پہنچائیں۔ ہاں، اس میں آپ بھی تھوڑے سے یار امیر ہو جائیں، جو آپ کے نزدیک امیر ہونے کے لیے چیزیں ہیں، کوئی بڑی گاڑیاں لے لیں، بڑے گھر بنا لیں، آپ بینک بیلنس میں تھوڑے پیسے ڈال لیں، اگر یہی چیز آپ کو امیر بناتی ہے تو آپ یوں بن لیجئے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے، یہ ایک بینیفٹ ہے جو پپٹ گورنمنٹ کے ذریعے ویسٹرن پاورز حاصل کرتی ہیں۔ دوسرا بینیفٹ وہ یہ حاصل کرتی ہیں کہ وہ اپنا دنیا بھر کے اندر، اس خطے کے اندر، اس کانٹیننٹ یا اس ریجن کے اندر جہاں جہاں پہ ان کا بنایا ہوا ایک ماحول ہے، یا ان کی بنائی ہوئی جو ایک ہیبت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ان کی جو پاور ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کو بحال رکھیں۔ یعنی کہ وہاں پر بیٹھا لیڈر جس طرح وہ اس بڑے لارجر یا جو ایک بگر پکچر ہے اس کے اندر پلانز میں جہاں جہاں اس کی ضرورت پیش آئے وہ ان کے لیے لائن حاضر رہے، وہ چاہے اس کو ایئر بیسز دینا ہو، وہ چاہے اس کی مرضی کے مطابق کسی کو نو کہنا ہو، اس کی مرضی کے مطابق کسی کو یس کہنا ہو، اس کی مرضی کے مطابق کسی کو ریجیکٹ کرنا ہو، کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہو، کوئی ڈیل کرنی ہو، نہ کرنی ہو، the list goes on۔ سو دو چیزیں، پیسہ بھی آ گیا، اور جو جس طرح بڑے پیرائے میں اس کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے وہاں کا پپٹ لیڈر یا وہاں کی پپٹ حکومت فیصلے کرے گی، دس از ایگزیکٹلی واٹ دے وانٹ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یار کون ہے ایسے جو کر رہے ہیں، کتنے ممالک ہیں؟ میں آپ کو چند 10 ممالک ہیں جن کے نام رکھتا ہوں، لسٹ بہت لمبی ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ پپٹ گورنمنٹ ان یمن، 5000 سال سے زائد پرانی تاریخ ہے یمن کی۔ اس وقت یمن دنیا کا غریب ترین ملک ہے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، 3 لاکھ بچے مر چکے ہیں چند ہی سالوں میں۔ یمن 5000 سال پہلے دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ ویسٹرن پاورز نے جب وہاں پر اپنے بندے یعنی اپنے پپٹ انسٹال کیے، تب سے ہی وہاں پر تباہی ہونا شروع ہو گئی، اور اس حد تک ہوئی کہ وہاں پر آج کا جو پرسان حال ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کوئی نہیں جانتا اس وقت کہ یمن کے لوگوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ماں سوائے یمن کے لوگوں کا۔ وہاں پر موجود حکومتوں کو، یعنی کہ ایک ناردرن یمن بن گیا اور ایک صدرن یمن بن گیا۔ نارتھ والوں کو مقامی جو تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ وہ ہیں جو ویسٹرن پاورز کے خلاف برسر پیکار ہے، جن کو حوثی یا حوثی کہا گیا، جن کو ایران سے بھی نتھی کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اینٹی گورنمنٹ ہے، جن کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اور جو صدرن ہے، جس کو ویسٹرن سلیش عرب سلیش دیگر جتنی یورپین کنٹریز ہیں جن کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا، اور قصہ مختصر یہ کہ جو کرنا تھا وہ کرا کے آپ نے وہاں سے اپنا ٹائم پورا کیا۔ ساؤتھ کوریا دوسری مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا پہلے ایک تھے، ساؤتھ اور نارتھ سپلٹ ہوا۔ ساؤتھ کوریا کو مکمل سپورٹ، مکمل تعاون حاصل ہے ویسٹرن پاورز کا، خصوصاً امریکہ کا۔ کیوں؟ کہ وہاں پر جو حکومت اور لیڈر موجود ہے وہ پپٹ ہے، وہ کرتا ہے جو اس کو ویسٹرن پاورز خصوصاً امریکہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اگینسٹ نارتھ کوریا۔ اس وجہ سے وہ کچھ پیسے اس کو ان ریٹرن یا ایسے ممالک کو ان ریٹرن دے بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہاں سے میں نے رہتے ہوئے اپنی طاقت یا ہیبت یا قوت کا 100/100 بھی حاصل کرنا ہے، اور کچھ میرے پاس پیسے بھی آ جانے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میرے پاس 100 روپے آنا ہے تو چلو میں یہاں پہ 10 روپے یہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جس پپٹ کو میں لایا ہوں اس کی ساکھ اچھی رکھنے اور بحال رکھنے کے لیے لگانے پڑ جاتی ہے، تو ناٹ اے بیڈ ڈیل، 90 روپے پھر میری جیب میں آئیں گے۔ سو ایسے ممالک میں جس کا میں نے ذکر کیا ساؤتھ کوریا، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، بجٹ اور ایسی بہت ساری مراد شروع کر دی جاتی ہیں لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، جس سے وہاں کے لوگوں کو لگنے لگ جائے کہ نہیں جی اس وقت جو لیڈر بیٹھا ہے اس کی کیا ہی بات ہے، اس نے ہمارے حالات زندگی کو بہتر کر دیا۔ یوکرین اس کی دوسری مثال ہے۔ آپ یوکرین جنگ کا بڑا ذکر سن رہے ہیں آج۔ یوکرین روس کا پارٹ تھا، کئی سال پارٹ رہا، 1991 میں علیحدہ ہوا، 91 سے لے کے 2014 تک روس نے ہی وہاں پر انفلوئنس رکھا، کیونکہ اس کا خیال تھا یہ اس کا پارٹ ہے۔ 2014 میں وہاں پہ ویسٹرن پاورز آ گئی، یعنی انہوں نے کیپچر کر لیا اس ملک کو، اس کے لیڈر کو، اور انہوں نے کہا کہ اس لیڈر کو کیپچر کر لیں گے تو ہم روس کے اوپر اچھا نشانہ باندھ سکیں گے، کیونکہ بالکل اس کے بغل میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہ نیٹو پہنچایا، وہاں پہ اسلحہ پہنچایا، وہاں پہ انہوں نے ہیوی پیسہ دیا، بجٹنگ کی، اور لوگوں کی زندگی بہتر ہونے لگی، اور لوگوں نے کہا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس وقت یوکرین کی، اس کی کیا ہی بات ہے۔ تائیوان
चाइना का पार्ट था। चाइना दुनिया की बड़ी ताकत है और उसका बिल्कुल नक्शे में आप देखें इतना सा पार्ट है ताइवान। ताइवान के रूलर, ताइवान के लीडर को काबू किया, सेम वही किया जो यूक्रेन में किया, और मकसद ये था कि वहाँ पे अपनी ताकत को होल्ड रख सकेंगे, वहाँ पर निशाना बांध के हम बैठ सकेंगे और अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जो कुछ करना है वो करते चले जाएंगे। इराक उसकी एक मिसाल है। 2001 के आखिर 2 के करीब वहाँ पर हमला आवर होता है, अमेरिका बैठता है और बैठ के वहाँ पर जो गदर वो मचा सकता है वो मचाता है, एक पपेट गवर्नमेंट बिठा देता है और बिठाने के बाद आज तक जो अमेरिका वहाँ पे करना चाहता है वो कर रहा है। अफ़गानिस्तान उसकी एक मिसाल है। आप जानते हैं कि 20-21 साल जो है वो अमेरिका वहाँ पर मौजूद रहा और जितनी वो लूट खसूट कर सकता था उसने किया, दहशतगर्दी के नाम पे जो गदर मचा सकता था उसने बचाया, और वहाँ पे अशरफ गनी से लेके बाकी जितने लोगों की वहाँ पर हुकूमत हामिद करज़ई की हुकूमतें रहीं वो सारी पपेट गवर्नमेंट्स तस्वुर की जाती थी। उससे वो वही काम कराता था जो काम शायद वो खुद कर रहा होता था। ईरान मिड 50s में, मैं दोहरा रहा हूँ मिड 50s में, शाह ऑफ ईरान के दौर में जो ईरान था वो था जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये पपेट गवर्नमेंट है, ये वही करती है जो उसको वेस्टर्न कुव्वतें करने के लिए कहती हैं। वेस्टर्न कुव्वतें ख़ुद भी खाती हैं, उसको भी खाने का कहती हैं, पैसा भी यहाँ से निचोड़ती हैं, बाहर ले जाती हैं, और उन ममालिक के अंदर जब लोगों में अपराइजिंग शुरू हो जाती है, यानी कि लोगों के अंदर रिएक्शन, गुस्सा बढ़ने लग जाता है और एक ख़ास लिमिट तक पहुँच जाता है, तो फिर उसको अपराइजिंग का या रेवोल्यूशन का या इस किस्म की चीज़ों का नाम दे दिया जाता है। और इसी किस्म की 1979 में ईरान में हुआ, जब शाह ऑफ ईरान यानी कि पपेट ऑफ वेस्टर्न पावर साइड पे हो गया, उसको निकाल दिया गया और वहाँ पर आके बैठ के आयतुल्ला की हुकूमत जो वहाँ पर आ गई इमाम खुमैनी की। अगला जिक्र करते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर भी वेस्टर्न पावर्स ने, खुसूसन अमेरिका ने, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाई, वहाँ पे पपेट लीडर को बिठाया और पुराने पपेट लीडर्स जो हैं उनको साइड पे किया और एक लंबा अरसा जो है वहाँ पर बैठ के उन्होंने रूल किया, इनडायरेक्टली पैसा इकट्ठा किया, अपना वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन रखा और वहाँ से चलते बने। अब भी उनके बहुत सारे शख्साने वहाँ पर मौजूद हैं। अफ्रीकन कंट्री एक और है जिसका नाम है एथोपिया। एथोपिया का जिक्र आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपने ये शायद कम सुना हो कि एथोपिया के बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे लीडर्स के बड़े बड़े पेंट हाउसेस, बड़े बड़े उनके बेंगलोज और बिलियंस के उनके एसेट्स मौजूद हैं। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ में। बहुत सारे ऐसे हैं जो अरब के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अमेरिका के अंदर उनके बड़े बड़े विलास हैं। सो ये वही एथोपिया है जहाँ की भूख, जहाँ की गुर्बत की मिसालें दुनिया कई सालों तक देती रही है। अब तो वो दे के मिसालें तंग आ चुकी हैं, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे गुर्बत या भूख ख़त्म हो चुकी है। भूख से लोग लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। सो एथोपिया के अंदर एथोपिया के रूलर्स और लीडर्स अमेरिका के या वेस्टर्न पावर्स के इशारों पे कई सालों से नाच रहे हैं। लीबिया उसकी एक मिसाल है। लीबिया का जिक्र करें, मुअम्मर कज़ाफ़ी का जिक्र ना हो तो ये हो नहीं सकता। ये एक मिसाल है। तो लीबिया के अंदर ऐसे रूलर्स का रहना और कई सालों तक रहना, बल्कि कई दहाइयों तक रहना, जो वहाँ पर बैठ के एग्जैक्ट वैसे ही काम करते हैं जैसा उनको काम करने के लिए कहा जाता है। सो देयर इज़ नो नीड कि वेस्टर्न पावर्स फिज़िकली वहाँ पे जाएं और जाकर उस मुल्क को फ़तह करें, जबकि उनके वहाँ पर बैठे लोग या उनके आलाकार ये काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको सिर्फ अभी 10 ममालिक है जिनका मुख्तसरन जिक्र किया है। द लिस्ट गोज़ ऑन। दुनिया का ऑर्डर ताकतवर ममालिक इसी तरह मेंटेन रखते हैं जो मैंने तरीक़ाकार आपको बताया है कि मैं नहीं, ये तारीख़ कहती है, ये तारीख़ के अंदर लिखा पड़ा है, ये भरा हुआ है तारीख़ के अंदर। हर जगह पर ये चीज़ मेंशन्ड है कि वेस्टर्न या ताकतवर क़ुव्वतें, जिसमें बड़े या इत्तेहादी ममालिक के अंदर अमेरिका है, जिसमें कनाडा है, जिसमें बरतानिया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन है, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, जिसमें और भी उसके बहुत सारे इत्तेहादी हैं। अब ये अगर आप मेरे साथ अभी तक कनेक्टेड हैं तो ये वो ममालिक हैं या ये वो धड़े हैं या ग्रुप्स हैं या ये वो लोग हैं जो पपेट, मैं दोहरा रहा हूँ, जो कठपुतली के तौर पे काम करते हैं। एक और चीज़ है जिसका मैंने जिक्र आपसे किया, वो है एलाई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ से चीज़ होती है और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा उसको फोकस्ड होकर आप समझ लेंगे तो आपको तमाम तर मामलात समझ आ जाएंगे। एलाइज यानी कि इत्तेहादी, उनको कहा जाता है जो आपके साथ या वेस्टर्न क़ुव्वतें या बड़ी जो क़ुव्वतें, ममालिक हैं, ताकतें हैं, उनके साथ एक हाथ मिलाते हैं और हाथ मिला के उनके साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। इसमें 2 तरह के एलाइज हैं, ये भी तारीख़ बताती है। एक वो एलाई हैं जो परमानेंट एलाई हैं, जिन्होंने अब एलाई रहना ही है। हाँ, उनके आपसी बिल्कुल माइनर से डिफरेंसेस हैं, लेकिन दे आर ऑन सेम पेज एंड दे विल रिमेन ऑन सेम पेज फॉर मे बी 3 और 4 और 5 सेंचुरीज। दूसरे हैं शॉर्ट टर्म एलाइज, मुख्तसर वक्त के एलाई, थोड़ी देर के, 20 साल, 30 साल, 50 साल के एलाई, इससे ज़्यादा कि वो एलाई नहीं है, लेकिन हाँ वो एलाई हैं। अब वो
जो मुख्तसर वक्त के लिए एलाई बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसका एक रीज़न ये है कि उनको डंडे के ज़ोर पर एलाई बना लिया जाता है, उनको डंडे से हाँका जाता है और उसके बाद उनको एलाई बना लिया जाता है। दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि उनको समझाया जाता है, बैठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि यार देखो आपका भी लंबा रास्ता है, हमारा भी लंबा रास्ता है, सो लेट्स बिकम फ्रेंड्स, तुम भी खाओ तुम्हारा मुल्क भी खाए, नॉट ओनली द लीडर बट योर कंट्री एज वेल। सो बहुत सारे ऐसे जो एलाई बने बड़ी कुव्वतों के ममालिक, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक या परसेंटेज तक शामिल होती है हुब्बुल वतनी भी। वो कहते हैं कि चलो हम इस वक्त गलत का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी नस्लें या हमारे आने वाले इस मुल्क के अंदर जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर फ़िज़ा के अंदर जी सकेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो मैं 100% तो नहीं, पहले तो मैंने आपको जो कठपुतली कहे वो तो यकीनी तौर पर 100/100 they are working as a servant, as a slave for those powers। और जो ये एलाई हैं या इत्तेहादी हैं, ये वो हैं जो कुछ परसेंटेज तक अपने अंदर हुब्बुल वतनी रखते हैं। मैं आपको उसकी कुछ मिसालें देता हूँ। परमानेंट एलाइज मुख्तसरन बता देता हूँ, आप जानते होंगे यूरोपीय यूनियन, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं वो एक दूसरे के एलाई हैं। कोई भी बड़ा यूरोपीय मुल्क किसी बड़े दुनिया के जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हिल सकता है, कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाता। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है, इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जितने भी इस कैंप के अंदर या इन जियोग्राफीज़ के अंदर ममालिक मौजूद हैं, इस जोग्राफिया के अंदर मौजूद हैं, वो एक दूसरे के परमानेंट इत्तेहादी हैं और उन्होंने रहना है। इसराइल किस तरह कोई भूल सकता है उसको। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ जो शॉर्ट टर्म एलाई हैं जिसमें लार्जली अरब ममालिक हैं। आप जानते हैं कि आप जब शॉर्ट टर्म एलाई बनते हैं, यानी कि आप वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपको अपने रिलीजन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इवेंचुअली उस इत्तेहाद से वो फ़ायदा लेना है जिसने कहीं ना कहीं आपके मुल्क को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देना है। इन ममालिक की मिसाल ले लीजिए। सऊदी अरेबिया कई सालों तक जो है उसने सर्व किया। 1928 में जब सऊदी अरेबिया की जो मिड 20s में चलें, सऊदी अरेबिया के 1924 में जब प्रॉपर फॉर्मेशन हुई, तब से लेकर आज तक, यानी कि अब 2024 आने वाला है, अराउंड 100 ईयर्स सऊदी अरेबिया की तारीख भरी पड़ी है कि उसने हमेशा वेस्टर्न पावर्स / अमेरिकन और ब्रिटेन्स के लिए सर्व किया है और सऊदी अरेबिया आज भी उनको सर्व कर रहा है। वो शक्लें थोड़ी सी बदलते हैं, उन इत्तेहादियों में कभी अमेरिका आगे आ जाता है, उन इत्तेहादियों में कभी बरतानिया आगे आ जाता है, कभी फ्रांस आगे आ जाता है और आजकल इसराइल आगे है, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसमें मुसलमान ममालिक की नस्लें लग गईं, नस्लें जिन्होंने वहाँ पे मेहनत मजदूरी की और वहाँ पर गए और जाके उन्होंने अपना दाल दलिया कुछ बेहतर चलाने की कोशिश की। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात आज भी बड़ा एलाय है खित्ते के अंदर इसराइल का, अमेरिका का, और दोनों में कंपैरिजन करूं तो इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर कोई मुल्क है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। बरादर इस्लामी मुल्क, बड़ा इत्तेहादी है इसराइल का। पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो एलाई कतई तौर पे नहीं है, वो पपेट भी कतई तौर पे नहीं है। हाँ, एलाई हम रहे हैं। हमने कभी अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए हवाई अड्डे दिए, हमने कभी उनके लिए लॉजिस्टिक्स जो है वो गुजरने के लिए अपने रास्ते दिए, हमने जब जहाँ जैसे वेस्टर्न पावर्स को हमारी ज़रूरत पेश आई, हमने उनके आलाए कार के तौर पर माजी की हमारी हुकूमत ने काम किए। अगर उन्होंने कहा जी आप इस रेजोल्यूशन को नो कह दें तो हमने कह दिया, उन्होंने कहा जी इसको आप यस कह दें, हमने कह दिया, उन्होंने कहा जी सऊदी अरेबिया से मरासिल बढ़ाएं, ईरान से ख़त्म करें, हमने कर दिए, उन्होंने कहा कि आप भारत के साथ दोस्ती करें, हमने कर ली, उन्होंने कहा जी दुश्मनी करें, हमने कर ली, या उन्होंने इंडायरेक्टली किसी और के जरिए हमारे साथ ऐसे रिलेशंस बिल्ड किए और हमने वैसे किए। लेबनान आज एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है और लेबनान के अंदर मौजूद इस वक्त जो रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्ला है, वो उसकी अपोजिट काम कर रही है। वहाँ पर मौजूद जितने भी लेबनानी लीडरान हैं, जितनी लेबनानी हुकूमत के करता धरता हैं, इस वक्त एग्जैक्ट वो वही काम कर रहे हैं जो उनको वेस्टर्न पावर्स करने के लिए कहती हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी मिसाल है। इंडिया ने एट द वेरी स्टार्ट ये बात समझ ली थी कि हमारा इत्तेहाद वेस्टर्न पावर से होना लाजिम है, इसमें हमारा लालच है, और इसमें सबसे बड़ा जिस शख्स ने रोल प्ले किया उसमें अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने रिसेंट कोई 20 से 25 सालों के अंदर ये चीज़ तय की कि हमें इत्तेहाद
जो है मजबूत करना होगा, हाथ मिलाना होगा और अपने मुल्क को उठाना होगा। ये हमारा इवेंचुअल लालच है इसके अंदर। इसके लिए हमारी रास्ते में हमारी खातिर कोई भी आए, हम अपने भी फ़ायदे लेंगे, उनके भी फ़ायदे करेंगे, और जिसको काटना होगा हम काटते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। खैर, एक और मुल्क है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की ने भी वही किया जो उसको ख्याल आया, जो उसने समझा कि उसके मुल्क की बका के लिए बेहतर है। उसने, आपने देखा होगा, उन्हें बहुत सारी वीडियोस गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर की, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह तुर्की हॉप अक्रॉस करता है। वो कभी इस कैंप में आता है, कभी उस कैंप में जाता है, लेकिन इवेंचुअल जो चीज़ वो चाहता है तुर्की, वो यही चाहता है कि वो वेस्टर्न पावर्स या इस बड़े ग्रुप का हिस्सा यूँ ही बना रहे और इसके साथ चल के वो यूँ ही काम करता रहे। इस सब नेटवर्क, इस सब नेक्सस के अंदर जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं, जितनी भी ताकतवर धड़े हैं, जितनी भी ऐसी कुव्वतें हैं, वो तमाम की तमाम खासी ब्रूटल हैं। वो अपने फ़ैसलों के अंदर खासे सख्त हैं और बहुत क्लियर हैं, और जो कोई भी उनके रास्ते में रुकावट बना है या बनने जा रहा है, वो उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। यही उसूल रहा है, यही तारीख़ बयान करती है, और यही नेचर का लॉ है कि ताकतवर कमज़ोर के ऊपर गालिब आ जाता है, वो चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो। बहरहाल, हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।